हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं मानव भूगोल। ठीक है, और ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। आज के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे और कल से हम न्यू चैप्टर पर चर्चा करेंगे, मतलब कि अगले थर्सडे से। ठीक है, ठीक। तो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। ठीक है दोस्तों, आप हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के पास फैलाइए। जिनके पास कोचिंग करने का साधन नहीं है, जिन बच्चों के पास, उन बच्चों तक इस वीडियो को फैलाइए। ठीक है, कि वो भी बच्चे पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, चलते अपने टॉपिक की तरफ। हाँ दोस्तों, तो मैंने किस पे चर्चा कर लिया है, इस पे बात देख लेते हैं। हमने मानव भूगोल पे चर्चा कर लिया है। मानव भूगोल पे, मानव भूगोल, भूगोल क्या है, परिभाषा पे चर्चा कर ली है। ठीक है, और मानव भूगोल की प्रकृति पर चर्चा कर ली है। मानव भूगोल की प्रकृति पर चर्चा कर ली है। प्रकृति, ठीक है। तो हम लोग दो लोगों पे चर्चा कर लिया है हमने। ठीक है, दो लोगों पे चर्चा हमने कर लिया है मानव भूगोल का। ठीक, अब हम चलते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज की टॉपिक को हम देखेंगे। ठीक, विचारधारा। हमने कल दो पढ़ा था, प्रकृति किसका, मानव भूगोल की दो प्रकृति पढ़ी थी। मानव का प्राकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, और दूसरा पढ़ा था प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, जो हम कल पढ़े थे प्रकृति का, मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, तो मानव का प्रतीकरण ही बना हमारा एक सिद्धांत, एक विचारधारा। ठीक है, एक विचारधारा बना। ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण ही एक विचारधारा बना, जिसका नाम है निश्चयवाद। क्या नाम है? निश्चयवाद। निश्चयवाद, ठीक, निश्चयवाद। इसी को हम बोलते हैं नियतिवाद। नियतिवाद, इसी को बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद। निश्चयवाद, ठीक है, ठीक है। तो इसी को हम पर्यावरण निश्चयवाद बोलते हैं। ठीक, ठीक है दोस्तों, सॉरी कॉल आ गया। ठीक है, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद, इसी को नियतिवाद भी बोलते हैं, इसी को निश्चयवाद भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आया किस प्रकृति से? ठीक है, ये किस प्रकृति से आया? अभी हम अपने ऊपर पढ़ा हमने, मानव का प्रकृतिकरण से। मानव के प्रकृतिकरण से, मानव के प्रकृतिकरण से ही क्या आया?
मानव के प्रकृतिकरण से क्या आया? निश्चयवाद। इसी को बोलते हैं पर्यावरण निश्चयवाद या इसी को बोलते हैं नियतिवाद। ठीक है दोस्तों, इसका 3 नाम। पर्यावरण निश्चयवाद, पहला क्या? पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरा नियतिवाद, तीसरा क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को नियतिवाद बोलते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद या निश्चयवाद। 3 नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्यों आया और इसको कौन लाया? ठीक है, मानव का प्रकृतिकरण कौन लाया? मानव का प्रकृतिकरण लाया मानव भूगोल के पिता। मानव भूगोल के पिता कौन है? फ्रेडरिक रेटजल है। ठीक है, यही सिद्धांत इन्होंने लेकर आया। ठीक, पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक, नियतिवाद या निश्चयवाद। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या कहता है? अभी आपने बताया, आपको पहले वीडियो में पहले बताया आपको कि निश्चयवाद क्या कहता है। कि निश्चयवाद कहता है कि हम पहले जब आदि मानव था तो किस पे डिपेंड था? प्रकृति पे डिपेंड था। जो प्रकृति उसको देती थी वो खा लेता था। ठीक है, प्रकृति से बहुत अधिक डरता था। जैसे बारिश होने लगे या बिजली तड़कने लगे तो उनकी प्रकृति की पूजा करने लगता था। ठीक है, तो डरता था। मतलब क्या? वो प्रकृति का गुलाम था, वो प्रकृति के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, वो प्रकृति का क्या था? गुलाम था। वो प्रकृति से डरता था। ठीक, प्रकृति का ज्यादा शोषण नहीं करता था। ठीक है, उनके पास, क्योंकि उनके पास क्या नहीं था? उनके पास विवेक नहीं था। ठीक है, तो ये फ्रेडरिक रेटजल बताते हैं कि क्या प्रकृति का गुलाम कौन है? मानव। प्रकृति का गुलाम कौन है? मानव। ठीक, और मानव एक नियति है। ठीक है, ठीक, एक निश्चय है कि मानव हमेशा गुलाम रहेगा। क्या? किसका? प्रकृति का। ठीक, लेकिन उन्हीं के विरोध में, ठीक, एक सिद्धांत आया जिसका नाम था संभववाद। उन्हीं के विरोध में एक सिद्धांत आया जिसका क्या नाम था? संभववाद। ठीक है, संभववाद जो थे, ठीक, संभववाद के जनक हैं लुसियन फ्रेबे। कौन जनक है? लुसियन फ्रेबे। लुसियन फ्रेबे संभववाद के जनक हैं। इन्होंने क्या कहा? जो दूसरा हमने पढ़ा, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, प्रकृति का मानवीकरण जो दूसरा पढ़ा, ठीक है, उसमें क्या है? उसमें यही है कि नहीं, प्रकृति गुलाम है किसकी? मानव की। मतलब मानव अपने अनुसार प्रकृति को ढाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विवेक आ गया है। जब विवेक आया, ठीक, तो उसने मशीनों का आविष्कार किया। ठीक है, जैसे उसके पास, उसको ठंडी लग रही है तो हीटर जला लिया, गर्मी लग रही है पंखा चला लिया। ठीक, तो उसने क्या किया? जैसे रेगिस्तान में उसने नहरों को बना दिया। रेगिस्तान में किसका निर्माण कर दिया? नहरों का निर्माण कर दिया। जहां पे पानी की कोई संभावना नहीं थी वहां पे कैसा हो गया? नहरों का निर्माण करके वहां पे सिंचाई होने लगी। तो ये क्या आया? उनके पास विवेक आया। ठीक है, तो ये है संभववाद। क्या है? संभववाद। इसी को हम अब देखते हैं। ठीक है, तो आइए, इसके जनक कौन है अभी बताया हमने। तो हम पहला पढ़ते हैं, अभी लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। पहला है क्या? पहला पढ़ते हैं, पहला हम पढ़ते हैं पहला हम पढ़ते हैं पहला हम पढ़ते हैं क्या? नियतिवाद या निश्चयवाद। निश्चयवाद।
निश्चयवाद। ठीक, निश्चयवाद। तो हम पहले बात जानेंगे किसके जनक कौन है, निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन है। तो इसके जनक है फ्रेडरिक रेटजेल। कौन जनक है? रेटजेल। रेटजेल, रेटजेल महोदय इसके जनक है। ठीक है, ये विचारधारा क्या कहती है? इस विचारधारा के अनुसार क्या कहता है? इस विचार धारा के अनुसार ठीक है, अनुसार प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और कामकाज को चलाती है। अर्थात इंसान प्रकृति के अनुसार जीता है। अर्थात इंसान प्रकृति के अनुसार जीता है। वे इसे बदल नहीं सकता। ठीक है, ठीक। अर्थात मनुष्य प्रकृति का गुलाम है। गुलाम है। ठीक है, जैसे रेगिस्तान में मनुष्य खेती नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको बताया कि रेटजेल महोदय इसके जनक हैं, निश्चयवाद के, नियतिवाद के, पर्यावरण निश्चयवाद के। ठीक है, जनक हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रकृति ही इंसान की जिंदगी और कामकाज को चलाता है। प्रकृति ही इनकी जिंदगी और कामकाज को चलाता है। ठीक है, इंसान प्रकृति के अनुसार जीता है। ठीक है, और इसे बदल नहीं सकता। अर्थात मनुष्य गुलाम है प्रकृति का। ठीक है, मनुष्य गुलाम है प्रकृति का। ठीक, क्योंकि रेगिस्तान में कभी खेती नहीं की जा सकती। इन्हीं के विरोध में एक विचारधारा आ गई। तो आप कैसे कह रहे हैं जी कि खेती नहीं की जा सकती? खेती की जा सकती है। ठीक है, एक विचारधारा आई जिसका नाम था संभववाद। क्या नाम था? संभववाद। ठीक है, इस सिद्धांत के जनक हैं लुसियन
लूसियन फ्रैबे। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक में इन्होंने जिक्र किया है, इन पुस्तक का नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ठीक है, इनकी बुक का नाम है। ठीक, तो लूसियन फ्रैबे इसके जनक हैं, इस सिद्धांत के संभववाद के। उन्हें एक पुस्तक है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। ठीक है, इनकी पुस्तक है। इन्होंने संभववाद की बात इसी पुस्तक में की है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहते हैं, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार इंसान अपने विवेक, मेहनत और मशीनों की मदद से प्रकृति को अपने काम के हिसाब से बदल सकता है। ठीक है, जैसे नहरों की व्यवस्था करके हम रेगिस्तान में भी खेती कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो संभववाद में क्या कहते हैं कि मानव अपने विवेक के दम पर, ठीक है, मशीन को बनाकर, ठीक है, प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। मतलब कहने का है कुल मिला जुला के कि मानव प्रकृति को गुलाम बनाया है। ठीक है, कि मानव प्रकृति को क्या बनाया है? गुलाम बनाया है। ठीक, अगर मानव के पास विवेक है तो प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अनुसार बदल सकता है। ठीक है, इन दोनों विचारधाराओं में बहुत टकराव हुआ। ठीक है, तो लास्ट में एक विचारधारा आई इनके समन्वय के लिए, इन दोनों विचारधाराओं के समन्वय के लिए एक विचारधारा आई जिसको बोलते हैं नवनिश्चयवाद। क्या बोलते हैं? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद। ठीक है, नवनिश्चयवाद, इसी को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसी को बोलते हैं रुको और जाओ के सिद्धांत। रुको और जाओ का सिद्धांत। जाओ। ठीक है, ठीक। नवनिश्चयवाद के जनक कौन है?
नव निश्चयवाद के जनक हैं ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर। टेलर ये नव निश्चयवाद के जनक। इनकी पुस्तक है, इनका पुस्तक का नाम है जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी इनकी पुस्तक है। ठीक है, ठीक। ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। अमेरिका के भूगोलवेत्ता है, अमेरिका के भूगोलवेत्ता है। ठीक है, अमेरिका के भूगोलवेत्ता है। ये क्या कहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? ठीक है, तो हम कुल मिला कहें कि नव निश्चयवाद भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा है। विचारधारा है। ठीक है, विचारधारा है। ठीक है, विचारधारा है। ये विचारधारा कहती क्या है? ठीक है, ये विचारधारा कहती है, ठीक, इस विचारधारा के अनुसार विचारधारा के अनुसार न तो मानव पूरी तरह प्रकृति का दास है, प्रकृति का दास है, और न ही वह प्रकृति पर पूरी तरह नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, ये कहते हैं, ग्रिफिथ टेलर कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए उस पर कार्य कर सकता है। उस पर कार्य कर सकता है। ठीक, अर्थात जहां प्रकृति जाने की इजाजत देती है,
देती है तो वहाँ मानव विकास कर सकता है, विकास कर सकता है। और जहाँ प्रकृति रुको का संकेत देती है, वहाँ उसे रुकना पड़ेगा। अर्थात इंसान को प्रकृति की मर्यादा में रहकर ही विकास कर सकता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है आप लोग समझे? कुछ कह रहा है कि इसका दूसरा नाम है, नव निश्चयवाद का दूसरा नाम है रुको और जाओ का सिद्धांत। तो आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में कि रुको और जाओ का सिद्धांत किस विचारधारा से संबंधित है? तो आप कहेंगे नव निश्चयवाद। क्वेश्चन आएगा कि नव निश्चयवाद के जनक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। संभववाद के जनक कौन है? लुसियन फ्रेबे। ठीक है। पूछ देगा कि निश्चयवाद के जनक कौन है? तो आप कहेंगे ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर किसके हैं? ग्रिफिथ टेलर हैं नव निश्चयवाद के। ठीक। निश्चयवाद के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल नव निश्चयवाद के जनक। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा तीनों सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत में ये है कि ये कहता है कि अगर मानव रुको और जाओ का सिद्धांत कहता है कि अगर प्रकृति आपको कहे कि आप यहां पे विकास करिए तो आप विकास करिए। मतलब वह जाओ का संकेत कर रही है प्रकृति, तो आप विकास करिए। और रुको का संकेत दे रही है तो वहां पे मानव को रुकना पड़ेगा। अर्थात मानव को मर्यादा में रहकर, ठीक, मर्यादा में रहकर, ठीक है, विकास करना चाहिए। मर्यादा में रहकर ही क्या करना चाहिए? विकास करना चाहिए। ठीक है। रुको और जाओ को ट्रैफिक नियम का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है। इसी से सतत विकास जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों समझ गए आप? तीनों, ठीक है, तीनों सिद्धांत समझ गए आप? पहला सिद्धांत निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद कहता है कि हमें प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए। ठीक है। मतलब अर्थात प्रकृति का गुलाम है कौन? मानव। दूसरा विचारधारा आया संभववाद। संभववाद क्या कहता है? संभववाद कह रहा है कि नहीं, मानव के पास विवेक है तो विवेक का प्रयोग करके प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल सकता है। ठीक है। इन्हीं दोनों विचारधाराओं के समन्वय के लिए एक विचारधारा आई जिसका नाम था नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद ने, जो इसके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर, जो इनके जनक हैं ग्रिफिथ टेलर,
उन्होंने कहा कि नहीं, अगर प्रकृति आपको संकेत दे कि आप विकास करिए तो विकास करिए, अगर प्रकृति आपको कह रही है कि रुकिए तो आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा तीनों विचारधारा। और इसमें अभी कुछ सिद्धांत हैं, नवीन सिद्धांत, जिसको आपको पढ़ना नहीं है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है आपको। ठीक है, आपको दिया नहीं है, लेकिन इसमें एक सिद्धांत है, कल्याणकारी सिद्धांत है, मानवतावादी सिद्धांत है। ठीक है, ठीक, ऐसे व्यवहारवादी सिद्धांत है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना नहीं है, आपको ग्रेजुएशन स्तर में पढ़ना है उसको। ठीक है, बस इतना जानिए आप। ठीक, एक लास्ट टॉपिक छूट रहा है जिसका नाम है इसके मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। ठीक है, आइए तो उसको देख लेते हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। मानव भूगोल के भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। ठीक है, तो इधर हम डाल देते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के क्षेत्र, इधर मानव भूगोल के उपक्षेत्र। पहला है सामाजिक भूगोल। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आपका व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ठीक, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल। दूसरा हमारा क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। इसमें आएगा निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तीसरा है आर्थिक भूगोल। इसमें आएगा उपक्षेत्र में, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र में आएगा संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग
भूगोल, पर्यटन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, भूगोल, विपणन भूगोल, विपणन भूगोल, और लास्ट है चौथा जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल, जननांकी भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो सामाजिक भूगोल में कौन कौन आते हैं हमारे? व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, ठीक, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक चिकित्सा भूगोल, ये सामाजिक भूगोल में आते हैं। राजनीतिक भूगोल में क्या क्या आते हैं? तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ठीक है। आर्थिक भूगोल में क्या क्या आते हैं? आर्थिक भूगोल में आते हैं संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल, ठीक है। और लास्ट एक है आर्थिक भूगोल में विपणन भूगोल, ठीक है। और जनसंख्या भूगोल में है जननांकी भूगोल। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक। हम फिर थर्सडे से नया चैप्टर लाएंगे, ठीक, नेक्स्ट चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ फैलाएं। जो भी बच्चे जो गरीब हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अपना समय हमारे आरके इंडियन लर्निंग हब को दे सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री में शिक्षा ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो को फैलाएं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।